इनकोडर्स के बारे में देख लेते हैं। सर आपने बाइनरी टू बीसीडी बोला था, बाइनरी टू क्या बेटा, मैंने बाइनरी टू बीसीडी बोला था, करने के लिए बोला था क्या? क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? बाइनरी टू बीसीडी बोला था, कन्वर्टर। अच्छा ठीक है, ठीक है यार। देखो बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर के लिए कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरीके से होगा, देख लो पहले लास्ट क्लास का। अगर मैं बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर बनाऊंगा, ठीक है, हाँ, तो तुमको पता है सर व्हाट इज बीसीडी? बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, और 0 से लेकर 9 डिजिट के लिए हम लोग 4 बिट का कोड जनरेट करते हैं। तो ठीक है, तो मैं एक बाइनरी नंबर में, ठीक है, मेरे पास 4 बिट का बाइनरी नंबर है ए बी सी डी, और मेरे पास बीसीडी भी हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल बी, ठीक है। इसके बाद फिर 0 0 0 0 के लिए 0 0 0 1 से लेकर, हाँ मैम क्या हुआ बेटा? मैम बेटा कोई डाउट है क्या? सर चैट ओपन कर रहा था तो गलती से दब गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो सर अगर मुझे पता है कि डेसिमल के लिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए 0 टू लेकर 9 तक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी नंबर को भी 4 बिट के लिए लेना ही पड़ेगा। तो 0 के लिए हो जाएगा ये, 1 के लिए ये, 2 के लिए इस तरीके से, तो 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, है ना। और 8 के लिए 1 0 0 और 9 के लिए हो जाएगा 1 0 0 1। और इसके बाद में 4 बिट में तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है बाइनरी के लिए? 15 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो 1 0 0 1, फिर इसके बाद क्या आ सकता है? 1 0 1 0 1 0 1 1, दिस इज 13, और 1 1 0 0, और कितना हो गया देखो एक बार, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 1 0 1 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ठीक है। तो ये सभी का ये सब कुछ हो गया है ना। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, ठीक है। 9 तक हमें बीसीडी चाहिए, तो 9 तक तुमको पता है कि सर इसके लिए बीसीडी नंबर भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ये 0 1 1 0 7 के लिए है, 1 0 0 1 0 0 1। तुमको पता है बीसीडी नंबर से 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर 10 वाले के लिए, 11 वाले के लिए, 12 वाले के लिए, 13 वाले के लिए, 14 वाले के लिए और 15 वाले के लिए क्या एंट्रीज आएंगी? तुम मुझे बताओ, एनीवन, क्या एंट्रीज आएंगी? सर क्या बीसीडी के लिए बाइनरी नंबर 10 के लिए क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा? क्योंकि हम तो यहाँ सिंगल बीसीडी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एनीवन बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 10 11 12 13 14 15 के लिए बीसीडी के, अगर बीसीडी नंबर की बात करूँ तो यहाँ क्या आएगा? डोंट केयर, डोंट केयर, यस बेटा, वेरी गुड। क्योंकि सर मुझे तो सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबके लिए क्या आएगा? डोंट केयर, सबके लिए डोंट केयर आएगा, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर होगी? तो सर अब बस, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। आपके कितने आउटपुट्स हैं? 4 आउटपुट्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। कितने इनपुट्स हैं? 4 स्मॉल इनपुट्स हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इन सब के लिए आप क्या करोगे? के मैप बनाओगे। सर 9 तक तो एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज में क्या आ जाएगा? के मैप आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ भी डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ भी डोंट केयर आ जाएगा, यहाँ भी डोंट केयर आ जाएगा। इसके बाद 4 के मैप बनेंगे, एक कैपिटल ए के लिए, एक कैपिटल बी के लिए, एक कैपिटल सी के लिए, एक कैपिटल डी के लिए, और उनके लिए क्या हो जाएगा? उनके लिए आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा तो लॉजिक डायग्राम बन जाएगा। सभी को ये चीज क्लियर है या नहीं है? सभी को ये चीज क्लियर है? सर बोलेंगे, सर हम नहीं बोलेंगे, सर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलोगे बेटा तो समझ में कैसे आएगा? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, सभी को ये चीज क्लियर है? क्या ये कर लोगे? क्या मैं के मैप सॉल्व करके भी दिखाऊं? नवीन बेटा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से कोई भी कोड कन्वर्टर बन जाए तो घबराना नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल उस दिन आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बोला, या मैं बाइनरी टू एक्सेस कोड कन्वर्टर बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, घबराना नहीं है।
ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल बना के के मैप को सॉल्व करना है, के मैप को मिनिमाइज करना है, एक्सप्रेशन निकालना है और लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब जो लास्ट कंपोनेंट बचा है इसमें, जो हमें हमारी रेगुलर क्लास में पढ़ना है, कंपोनेंट तो अभी आपके बेसिकली क्या क्या बच्चे मैं बता देता हूँ। एक एनकोडर बचा है, एक लुक अहेड कैरी एडर बचा है। ठीक है, तो आपकी जो रेगुलर क्लास है उसमें एनकोडर पढ़ाऊंगा। ये वाला जो टॉपिक है इसका मैं यूट्यूब वीडियो में करूंगा। अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ के साथ इश्यू चल रहा है, तो इसीलिए मैं ना तो मैं यूट्यूब पे भी मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और थोड़ा सा क्या है कि मैं पूरी क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ 4-5 दिन से। उसका रीजन यही है। तो ठीक है, ये मैं बना दूंगा जल्दी एक हफ्ते के अंदर मैं ये वाला वीडियो आपको बना दूंगा, जिसमें आप लोग ऐड कैरी एडर कर लेंगे। और एक इंकोडर को भी हम पढ़ने वाले हैं, इंकोडर को भी हम देखने वाले हैं। और एक बचा है पैरिटी बिट डिटेक्टर एंड जनरेटर। ये भी मैं बताऊंगा। ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने को होता नहीं है। मैं बता दूंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स रह गए। इंकोडर को भी हम ये देखेंगे, और ये पैरिटी बिट डिटेक्टर एंड जनरेटर को हम यहाँ देखेंगे। लुक एट कैरी एडर यूट्यूब पे वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंकोडर के बारे में। नाउ व्हाट इज encoder? It is just opposite to decoder. Opposite to decoder. जैसे डिकोडर के लिए क्या होता था, n इंटू टू टू द पावर n लाइन्स होती थी, n इनपुट लाइन्स होती थी, और टू टू द पावर n क्या होता था, आउटपुट लाइन्स होती थी। ठीक है, n इनपुट लाइन्स होती थी और टू टू द पावर n क्या होता था, आउटपुट लाइन्स होती थी। उसी तरीके से आपका ये बेसिकली इंकोडर है। इंकोडर में ऐसा कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट है। इंकोडर के लिए इनपुट लाइंस होती हैं 2 टू द पावर n और लेस, और आउटपुट लाइंस होती हैं n लाइंस। ठीक है, अब इंकोडर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एन इंकोडर इज ए डिजिटल सर्किट और फंक्शन that produces a reverse operation from decoder. The output lines generate binary code 2 to the power n input combinations. Next, it consists of, बेटा क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपके लिए अगर आएगा 7 नंबर का, तो डायरेक्ट आप टेबल बना के आ जाओगे या एक लाइन लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा थ्योरी भी लिखनी है। तो ये जो मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, थ्योरी को आप अपने नोट्स में जाके एक बार नोट करते चलना, कि अगर कहीं कन्वेंशनल पेपर देना है, फॉर एग्जांपल आपको सेमेस्टर का पेपर देना है, या तब को आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ भी कन्वेंशनल पेपर आता है, तो वहाँ थ्योरी लाइन तो कुछ लिखनी पड़ेंगी ना। इट कंसिस्ट ऑफ और गेट्स while decoder is formed from AND gates. अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, कैसे समझ में आएगा, अभी अपन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने यहाँ क्या बोला, इंकोडर के लिए क्या होता है, मैक्सिमम 2 टू द पावर n या उससे लेस 2 n लाइंस होती हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि n की वैल्यू अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3 इंकोडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए इनपुट्स कितने होंगे, 8 इनपुट्स होंगे, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, और आउटपुट्स कितने होंगे, 3 आउटपुट्स होंगे। मान लेता हूं मैं X3, X2 और X1। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे आउटपुट कितने हैं, R3 है। ठीक है, और इनपुट्स कितने हैं, ये हैं। तो जैसे इनपुट डिकोडर की ट्रुथ टेबल बनती थी, उसके जस्ट अपोजिट ट्रुथ टेबल बनती है किसमें, इंकोडर में। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं इसका फिजिकल मीनिंग बताऊंगा कि फिजिकल मीनिंग क्या है। तो पहले जैसे वहां पर 3 इनपुट्स होते थे, तो
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होते थे 8 होते थे, इसी तरह से यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सबसे पहले D1 1 रहेगा 1, ठीक है। अभी सब समझ में आएगा आपको कि इसका मतलब क्या है। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? क्या कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंकोडर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा सर कोडिंग करना है या इनकोडिंग करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग? एनीवन जो मुझे बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में लिख के बताओ एनीवन कि इनकोडिंग का मतलब क्या होता है। या कोई माइक ऑन करना चाहे तो माइक ऑन करके भी बोल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकोडिंग और डिकोडिंग? एनीवन? मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो, द सेंडिंग इंफॉर्मेशन इन कोडेड और कॉम्पैक्ट कोड्स, ठीक है विकास, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक लिख रहा है। मैं थोड़ा और लेमन टर्म्स में मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखो बेटा सभी लोग ध्यान से सोचो कि सर मेरे पास में 8 इनपुट्स हैं, ठीक है। अब मुझे कोई सिग्नल चैनल में भेजना है, चैनल मतलब होता है कोई मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि आपके ऊपर जो टाटा स्काई का डीटीएच लग रहा है, डीटीएच से कोई भी अगर सिग्नल आ रहा है, जैसे ये जो डीटीएच जो सिग्नल होते हैं टाटा स्काई हो गया या डिश टीवी हो गया, तो ये बेसिकली क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट से ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वीडियो सिग्नल लेते हैं। तो वो जो वीडियो सिग्नल आएगा, अब वो आपकी टीवी तक कैसे पहुंच रहा है? विद द हेल्प ऑफ वायर। ओके प्रबल, कन्वर्जन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू कोड्स। यस प्रबल, यस प्रबल, समथिंग इज राइट। तो ये जो चैनल होता है, चैनल मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो वायर हो सकता है। अगर ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है देन वी शुड यूज द वायर। अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो हम डायरेक्टली सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं, तो मोबाइल फोन पे अगर हमारा जो वॉइस सिग्नल है या फिर वॉइस सिग्नल है हमारा, तो कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ इन द एयर मीडियम जा रहा है, इन द एयर चैनल जा रहा है। और या फिर हम एफएम रेडियो के बारे में बात करें, एफएम रेडियो के बारे में भी जो हम बात करते हैं, बेसिकली वो भी कैसे गाना सुनते हैं, इसके लिए क्या कोई तार लगाना पड़ता है क्या? नहीं सर, नॉर्मली मोबाइल में हम चैनल नंबर डिसाइड करते हैं और हमारा गाना बजना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो बेसिकली जो ये जो मीडियम्स होते हैं, इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम में इनको बोलते हैं चैनल्स। तो अब देखो तुम्हारे पास में 8 इनपुट्स हैं और ये है तुम्हारा चैनल और आउटपुट तुम्हारा ये। तो क्या हो सकता है कि ये जो तुम इनपुट में जो तुम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, जिसको तुम सिग्नल बोलते हो, एक्चुअली इसे क्या होती है? इट इज इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो तुम भेज रहे हो, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक हो सकता है। किसका अटैक हो सकता है? नॉइजेस का, जिसकी वजह से तुम्हारी इंफॉर्मेशन में क्या आएगी? एरर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि सीधे सीधे अपने इनपुट को भेजने की बजाय उसको मैं थोड़ा उसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, और फॉर्मेट चेंज करके उसको इस तरीके से कर देता हूँ कि ये जो चैनल पे जो नॉइजेस मिलने वाली है वो उसके ऊपर अफेक्ट ना कर पाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। जो आपने बेसिकली क्या किया कि आपने अपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्मेट को चेंज करके उसको इस तरीके से आपने चेंज कर दिया कि इजीली आप उसको आउटपुट पे क्या कर पाओ, उसी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ पाओ और चैनल में कोई भी नॉइजेस उसके ऊपर अफेक्ट ना कर पाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनकोडिंग। तो इनकोडिंग कहाँ यूज होती है? इनकोडिंग यूज होती है इनपुट और चैनल के बीच में। इनकोडिंग जो यूज होती है वो कहाँ होती है? इनपुट और चैनल के बीच में। और डिकोडिंग का मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट। डिकोडिंग कहाँ यूज होती है? चैनल और आउटपुट के बीच में। बात सभी को समझ में आ रही है? ये जो इनकोडिंग जो यूज होती है दैट इज बेसिकली फ्रॉम इनपुट टू चैनल, और जो डिकोडिंग यूज होती है वो यूज होती है चैनल से आउटपुट के बीच में।
ओके, दिस थिंग इज राइट। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो देखो कि अगर सर D0 वाला इनपुट है, D0 वाला इनपुट है, तो इसके लिए मैंने इंकोडिंग क्या करी है 0 0 0, मतलब चैनल के बाद में मुझे 3 बिट का अगर कोड मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 0 0 होगी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा D0 वाला इनपुट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 1 और बाकी सबकी वैल्यू क्या है 0। तो मेरे पास में अगर 8 इनपुट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है सर, सबको इंडिविजुअल या यूनिक मुझे कोड देने के लिए मुझे मिनिमम कितने बिट्स चाहिए, 3 बिट्स तो चाहिए, तभी तो इसमें 8 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर मेरे पास 16 इनपुट होते तो मुझे एक नया फॉर्मेट में एक नया कोड देने के लिए कम से कम मुझे कितने बिट्स की जरूरत पड़ती, 4 बिट्स की जरूरत पड़ती, तभी तो सर 16 के लिए मैं बेसिकली क्या कर पाऊंगा, सबको यूनिक कोड दे पाऊंगा। बात सभी को समझ में आ रही है? तो अगर सर मेरा D1 वाला इनपुट बने, बाकी सारे अगर 0 है तो उसके लिए कोड की वैल्यू क्या होगी 0 0 1। इस तरीके से मैंने 8 के लिए मैंने ये 8 कोड जनरेट कर दिए। डिकोडर का याद करो, डिकोडर का बेसिकली इनपुट में क्या होता है कोड, और आउटपुट में क्या होता है इस तरह के आउटपुट्स कि 0 0 0 वैल्यू है तो आपको y0 1 मिलेगा, अगर ये आप बेसिकली 0 0 1 है तो आपको y1 1 मिलेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? What is the use of encoder and decoder? क्योंकि ये encoder and decoder आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में बहुत ज्यादा सुनेंगे और बहुत ज्यादा इनके बारे में बात करेंगे। बेटा ये सभी को चीज क्लियर है? एनीवन, एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है। तो Voice क्या break आप वॉइस ब्रेक हो रही है या क्या बेटा? वॉइस सभी की ब्रेक हो रही है क्या? सभी को मेरी वॉइस ब्रेक सुनाई दे रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा जिसकी एक बार वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बेटा शायद हो सकता है कि आपके यहाँ शायद नेटवर्क के ऊपर इशू होगा, एक बार आप रिफ्रेश करके देखो, मेरे हिसाब से फिर नहीं होगी। अच्छा ठीक है। तो सभी लोगों ने अभी तक मेरे हिसाब से K-वेब तो पढ़ी लिया है ना? तो क्या तुम लोग मुझे x3 x2 x1 की वैल्यू बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 x2 x1? x3 x2 x1 की वैल्यू क्या होगी? या इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, या किस तरीके से तुम मुझे बता सकते हो कि x3 x2 x1 की वैल्यू क्या क्या होगी, बताओ मुझे। हाँ, वॉइस तो क्लियर है, समझ में आ गया। मुझे x3 x2 x1 की वैल्यू बताओ कि x3 x2 x1 की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे इसमें। सर इनपुट तो इतने सारे हैं सर, कितना बड़ा K-मैप बनाएंगे सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ। देखो सर, अगर बड़ा सर इतने सारे इनपुट्स हैं सर, तो सर इतने बड़े इनपुट के लिए K-मैप बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। K-मैप कैसे बनाएंगे? अब तुम ध्यान से देखो x3 के आउटपुट की वैल्यू कब 1 है? जब ये वाला कॉम्बिनेशन है। कब 1 है? ये वाला कॉम्बिनेशन है। कब 1 है? ये वाला कॉम्बिनेशन है। कब 1 है? ये वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से देखो उस चीज को कि सर x3 1 हो सकता है कि या तो D4 1 हो जाए, या D5 1 हो जाए, या D6 1 हो जाए, या D7 1 हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे एक साथ 1 होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी मेरा आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। नो सर, x3 को 1 करने के लिए या तो आप D4 को 1 कर दो, या D5 को 1 कर दो, या D6 को 1 कर दो, या D7 को 1 कर दो, एक बार कोई से भी कर दो। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे और आना चाहिए या एंड आना चाहिए? ध्यान करो, कंपैरेटर में मैंने एंड और के बारे में जो बेसिक लॉजिक फंक्शन होता है मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि एंड को कहाँ यूज करते हैं और को कहाँ यूज करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं x3 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो यहाँ D4 D5 D6 D7 की रिलेशन और आएगा या एंड आएगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर यहाँ पर क्या आएगा? और आएगा। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बेटा तो एक काम करना आप, क्योंकि इतना बड़ा तुम इनकोडर तो यूज नहीं कर पाओगे K-मैप से, 4 to 2 डिकोडर इनकोडर यूज करना और उसको K-मैप से सॉल्व करके देखना इसी तरीके से। D6
तो ये क्या हो जाएगा? This basically? ये हो meeting is जाएगा being आपका X3। recorded. इसी तरीके से 3 जितने आउटपुट्स हैं उतने और गेट्स आ सकते हैं। कभी कभी कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं बेसिकली कि for example if I have an encoder which is having a size of I think 16 into 4 the size of the encoder is 16 into 4, then how many OR gates do we require? Anyone? अगर किसी encoder का size 16 into 4 तो उसके पास कितने OR गेट लगेंगे? 4। जितने सर बेसिकली सर जितने सर आपके पास में सर आउटपुट है उतने ही आपके क्या लगेंगे? OR गेट लगेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है? 3 इनपुट्स है तो यहाँ पर कितने OR गेट लगेंगे? यहाँ पर 3 OR गेट लगेंगे। ये सार्थक सवाल नहीं है बेटा, तुम लोग जो हैंड रेज कर रहे हो ये गेम प्ले कर रहे हो या फिर मतलब क्वेश्चन है? नो सर, वो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है। बाकी लोग भी एक बार सुन लो। रेज हैंड करने का मतलब ये है कि क्या है कि मुझे ये बताने का जरिया है कि सर हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो रेज हैंड करने का मतलब ये, तो एक बार थोड़ा ध्यान रखो सभी लोग, ठीक है? रेज हैंड तभी किया करो जब कोई भी तुम्हें डाउट हो या कोई भी एकदम इमरजेंसी वाली बात हो कि नहीं सर आप थोड़ा रुकिए और बताइए सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसके लिए रेज का ऑप्शन है, ठीक है? तो ये X3 X2 इतना समझ में आ गया सभी लोगों को कि कितने OR गेट लगेंगे? सर जितने भी encoder के आउटपुट्स होंगे उतने OR गेट लगेंगे। Now I am asking another question. ध्यान से सभी लोग सुनना। If the size of the decoder is 16 into 4, if the size of the decoder is 16 into 4, then how many gates are used? How many gates are used? ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई? साइज क्या है? हाउ मेनी गेट्स आर यूज्ड? तो एक है, ये मैंने साइज, ये तो हो ही नहीं सकता ना, इनकोडर का साइज लिख दिया। साइज है डिकोडर का, साइज ऑफ डिकोडर इज 4 into 16। तो हाउ मेनी गेट्स आर यूज्ड, इसका कॉम्बिनेशन मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन इज 16 OR gates and some NOT gates। ऑप्शन ध्यान से सभी लोग बताना। सेकंड ऑप्शन है 16 OR gates, some NOT gates and 16 AND gates, 16 AND gates, some NOT gates, 8 AND gates, 8 OR gates and some NOT gates। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? साइज ऑफ डिकोडर इज 4 into 16, देन हाउ मेनी गेट्स आर यूज्ड? सोचो, दिमाग लगाओ, तब आंसर करो। कोई तो आंसर करो। ऐसे समझ में कैसे आएगा मुझे कि कोई आंसर कर भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो, जिसको सर समझ में, जिसको आंसर समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो चैट बॉक्स में नो लिखे, और जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें। इतना टाइम यार, पहले मुझे बताओ कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? मी लिखे। जितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, दे शुड राइट मी ऑन द चैट बॉक्स। ओके, चलो ये तो समझ में आया कि मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है और लोग ट्राई कर रहे हैं। तो करो, जल्दी करो।
यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था यार, तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो यार। तो मुझे कभी कभी खुद का डाउट होने लगता है, मैं तुम लोग को सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो ध्यान सभी लोग, 4x16 डिकोडर है बेटा। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था तो कितने यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स में मान लेता हूँ उसको A B C D, और आउटपुट्स कितने होंगे, 16 आउटपुट्स होंगे, है ना। 16 आउटपुट्स में मान लेता हूँ Y0 से लेकर Y15 तक होगा बेटा। 4 इनपुट से 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0। बेटा आंसर इज, अच्छा गौरव का आंसर आ गया सी। गौरव का आंसर सी है ना, अच्छा 3 लिखा है ना। अच्छा निशा का आंसर आ गया ए, ठीक है 0 1 0 1, और फाइनली आएगा 1 1 1 1। तो देखो बेटा वाई नॉट के लिए इसमें तो ये 1 रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे Y15 तक, ठीक है। अनुपम का आंसर आया ये, इसके लिए 0 1, बाकी सारे क्या रहेंगे 0, इसके लिए 0 0 1, बाकी सारे क्या रहेंगे 0, इसके लिए 0 0 0 1, बाकी सारे क्या रहेंगे 0। अब देखो वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताओ, वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार सी बार डी बार। इस तरह से वाई वन की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार सी बार डी। वाई टू की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार सी डी बार। इस तरीके से वाई Y15 की वैल्यू क्या होगी जरा बताना मुझे, ए बी सी डी। तो अब आउटपुट बनाने के लिए तुम देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखो एक बार, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि तुम लोग ऐसा कौन सा कंसेप्ट, भारी कंसेप्ट लगा रहे हो जिसकी तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। कि सर आउटपुट के लिए देखो कितने आउटपुट है, पहले 16 आउटपुट है, और कहां से लेके कहां तक, Y0 से लेके Y15। तो Y0 से लेके Y15 तक अगर मेरे 16 आउटपुट्स हैं मेरे पास में, तो अब देखो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये प्रोडक्ट टर्म है या सम टर्म है, एनीवन, इज दिस ए प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म, इट्स ए प्रोडक्ट टर्म। इसको रियलाइज करने के लिए तुम्हें एंड गेट चाहिए या और गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि 16 के 16 आउटपुट के लिए मुझे 16 एंड गेट लगेंगे। बात समझ में आ रही है, क्या कोई और गेट लगेगा, नो सर, क्योंकि सर ये सारे के सारे क्या है मेरे प्रोडक्ट टर्म है, कोई इसके और गेट की जरूरत नहीं है। तो लेकिन सर ये तो 16 एंड गेट, लेकिन सर ये बार करने के लिए कुछ नॉट गेट तो चाहिए होंगे ना, ए बार करने के लिए, बी बार करने के लिए, सी बार करने के लिए, डी बार करने के लिए कितने और तो कितने तुम्हारे और गेट नॉट गेट लगेंगे, 4 नॉट गेट लगेंगे। जिससे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ए की हो गई, एक नॉट गेट बना के एक लाइन किसकी हो गई, ए बार की हो गई, एक लाइन बी की हो गई, एक लाइन किसकी हो गई, बी बार की हो गई। तो ये आंसर मेरे मुझे इतना बताने के बाद क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया आंसर ये समझना चाहिए था ना। ये वाले थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तुरंत आंसर निकल के आता है यार, पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी है, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी, 16 एंड गेट्स सम नॉट गेट्स। और एग्जैक्टली के कितने नॉट गेट लगेंगे, तो 4 नॉट गेट लगेंगे, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे की क्लास के बारे में हम बात करते हैं, जो अच्छा टॉपिक है, दैट इज प्रायोरिटी इंकोडर। इंकोडर में एक स्पेशल कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी इंकोडर। क्या होता है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी इंकोडर के बारे में, इट इज एन इंकोडर। ये सभी को ऊपर वाला चीज समझ में आ गया ना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा सभी को समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो जवाब करो। ऐसा नहीं मैं प्रायोरिटी इंकोडर शुरू कर रहा हूँ, दिमाग कभी वही लगाओ कि सर ये 16 कैसे आ गए और ये कैसे आ गए। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके ओके बेटा। प्रायोरिटी इंकोडर के बारे में बात करूं तो इट इज एन इंकोडर दैट includes the priority function। ये समझाऊंगा ये क्या चीज है, the operation of priority encoder is such that if 2 or more inputs are equal to 1,
at same time the input having highest priority will take the precedence. समझते हैं कि ये क्या चीज है? देखो, प्रायोरिटी कोडर का समझ में आ रहा है कि सर इसमें प्रायोरिटीज की जाएंगी। अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूं, 4 to 2 इनकोडर, तो यहाँ पर कितने इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स हैं। अब इन 4 इनपुट्स की वजह से मैं कुछ प्रायोरिटी सेट कर दूंगा। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं सेट कर दूंगा कि मेरा ये जो मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो इनकोडर लिखा था, इस वाले इनकोडर मैंने सेट कर दिया कि भाई D4 की जो प्रायोरिटी है वो D3 से ज्यादा है, या D5 की प्रायोरिटी है वो D2 से ज्यादा है। तो आउटपुट जो आपका डिसाइड होगा वो प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड होगा। एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। मैं बताता हूँ कि क्या है उसका यूज क्या है। सर व्हाट इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी इनकोडर, बताता हूँ मैं। देखो सभी लोग, पहले मैंने फॉर एग्जांपल अपने 4 इनपुट्स मान लिए। मैंने साइज क्या ले रहा हूं? मैं साइज ले रहा हूं 4 to 2 प्रायोरिटी इनकोडर, है ना। मैं साइज मैंने 4 to 2 ले लिया, जैसे केएमएफ से सॉल्व करने में इजीनेस रहे, क्योंकि अगर मैं इसके 8 to 3 इनकोडर ले लूंगा तो वो केएमएफ से सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो और मेरे जो 4 इनपुट्स हैं इनकी वैल्यू मैंने मान ली I3, I2, I1, I0, और मैंने 2 इनपुट्स मान लिए। 2 इनपुट्स मैंने मान लिए X1 और X, ठीक है। तो अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सर आपने 4 आपने इनपुट्स माने हैं, दिस इज I3, I2, I1, I0, और मैंने 2 आउटपुट्स माने X1 और X0, और मैं ये प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं कि जो मेरा एमएसबी होगा, अगर मैं यहाँ पे एमएसबी I3 मान रहा हूँ, मेरी मर्जी है मैं कैसे प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो I3 की होगी, उससे कम I2 की होगी, उससे कम I1 की होगी, और सबसे कम प्रायोरिटी होगी I0 की। ठीक है, ये क्या है? प्रायोरिटी सीक्वेंस। सभी को समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कोई यहाँ तक सभी को बात समझ में? मैंने क्या प्रायोरिटी मैंने सेट कर ली? मैंने प्रायोरिटी सेट कर ली कि I3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उससे कम प्रायोरिटी I2 की, उससे कम प्रायोरिटी I1 की, उससे कम प्रायोरिटी I0 की। मतलब I3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, I0 की लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, चलो तो अब कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहला मैंने केस माना 0 0 0 1, हमारे पास यही ऑप्शन थे बेटा, तो इसके लिए आउटपुट हमने क्या सेट किया था? 0 0। उसके बाद मैंने माना 0 0 1, ठीक है। 0 नॉर्मल इनकोडर होता तो बेटा यही तो सारी वो होती है 0 0 1, सॉरी नॉर्मल इनकोडर है, उसकी ट्रुथ टेबल नॉर्मल ट्रुथ टेबल, तो ये बनेगी 0 1 0 0, इसके लिए क्या होगी 1 0, और फाइनली ये वाला अगर होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 1। सर आपने तो सीक्वेंस वहां से शुरू किया था, तो सर उसकी तो टेबल अलग बनी थी, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ये राइट टू राइट। बेटा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम कैसा लिख रहे हो? देखो मैंने यहाँ पे एलएसबी मैंने कहा लिखा, मैंने डी नोट यहाँ लिखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। अब मैं डी नोट यहाँ लिख दूँ, D7 यहाँ लिख दूँ, तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट शुरू हो जाएगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब बेटा होता क्या है, मैंने इनकोडर यूज कर लिया, ठीक है। और तुम ये ध्यान से देखो सभी लोग कि सर मैंने इनकोडर जब सेट कर लिया, तो ये हो सकता है कि सर यहाँ पे अगर मेरे सिग्नल के अंदर या मेरे सिस्टम के अंदर डिवाइस के अंदर नॉइज अगर आ गया, तो हो सकता है कि सर ये जो 0 वाले हैं कहीं ये 1 ना हो जाए, 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 कहीं ये 1 नहीं हो जाए, या कहीं ये 1 नहीं हो जाए। तो इस तरीके की नॉइजेस को दूर करने के लिए मैं प्रायोरिटी इनकोडर का यूज करता हूँ। अब वो कैसे, देखो सभी लोग ध्यान से, सभी लोग देखना ध्यान से यहाँ पर कि सर मैंने ये कंडीशन मानी है कि I0 की, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस अगर ब्रेक हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा।
ऐसा सभी लोग फिर से क्लियर करो, क्या मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? क्लियर है, क्लियर है बेटा। मेरे नहीं होते सर इस रो में। सबसे लास्ट में था एचओडी सर के साइन होंगे। तो सभी को ये बात, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? जिनको क्लियर नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश करो। ब्रेक हो रही है। नवनीत तेरी तो पहली क्लास से ब्रेक हो रही है बेटा, तेरा तो नेट में बहुत दिक्कत है। बाकी सारे लोग बताओ एक बार जल्दी से मुझे। अरे यार ब्रेक हो रही है, 3-4 लोग बोल रहे हैं ब्रेक हो रही है। क्या करें फिर? ब्रेक हो रही है। रुको यार एक बार मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, है ना यार? एक रिफ्रेश करूंगा तो ये चला जाएगा। आप बताओ क्या अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? या इज इट क्लियर? ओके चलो क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सभी लोग यहाँ देखो, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखो जल्दी से। अगली बार ब्रेक उससे पहले हम ये टॉपिक खत्म कर लें। देखो ध्यान से सभी लोग कि सर यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज आई नॉट, और यहाँ पे जो हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मानी i3। अब देखो ध्यान से कि सर पहले वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आई नॉट की वैल्यू 1 है तो मैं कोड को रखूंगा ये, क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले सारे क्या है? 0 है। सर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरा i1 की वैल्यू 1 हो जाए तो i1 की प्रायोरिटी i नॉट से ज्यादा है, फिर इस i नॉट पर चाहे कुछ भी बना रहे, चाहे तो 0 बना रहे चाहे 1 बना रहे, मैं जो अपना आउटपुट डिसाइड करूंगा वो मैं i1 के हिसाब से डिसाइड करूंगा। ये सभी को बात मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर से तभी सभी ध्यान से सुनो कि मैं जब भी अपना आउटपुट डिसाइड करूंगा वो प्रायोरिटी को देख के मैं अपना आउटपुट डिसाइड करूंगा। पहले वाले केस में जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले थे, i3 था, i2 था, i1 था, वो सब क्या थे? 0 थे। तो मुझे अपने किसके साथ डिसाइड करना पड़ेगा? आउटपुट आई नोट के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे वाले केस में मैं ये देख रहा हूं कि आई नोट की वैल्यू तो 0 हो चाहे 1 हो, लेकिन i1 की वैल्यू मैंने अगर 1 सेट कर दी तो चाहे आई नोट की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, क्योंकि इस मेरे प्रायोरिटी सीक्वेंस में i1 की प्रायोरिटी आई नोट से ज्यादा है, तो मैं अपना आउटपुट डिसाइड किससे करूंगा? मैं आउटपुट i1 के हिसाब से डिसाइड करूंगा। इसी तरीके से तीसरे वाले केस में देखो कि i2 की वैल्यू अगर 1 हो गई, i2 की प्रायोरिटी किससे ज्यादा है? i1 से ज्यादा है, i0 से ज्यादा है, तो इस i1 और i0 पे चाहे कुछ भी बना रहे, बात सभी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इस i1 और i0 पे सच कुछ भी बना रहे, लेकिन मेरे जो आउटपुट है, जो क्या है, जो मेरा बेसिकली सर मेरा आउटपुट वो किसके साथ डिसाइड होगा? वो आउटपुट डिसाइड होगा सर मेरे x1 मतलब i2 के हिसाब से। इसी तरीके से अगर मेरी i3 की आउटपुट i3 की वैल्यू 1 हो गई तो सर देखा कि सर मेरे प्रायोरिटी सीक्वेंस सबसे ज्यादा किसका है? i3 का ज्यादा है, तो जो आउटपुट डिसाइड होगा वो मेरे i3 के हिसाब से डिसाइड होगा, चाहे i2 i1 i0 की वैल्यू चाहे कुछ ही बनी रहे। क्यों? क्योंकि सर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? i3 की ज्यादा, और इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट की वैल्यू सर i3 के हिसाब से ही आएगी, वो ना i2 को देखेगा, ना i1 को देखेगा, ना i0 को देखेगा। बेटा दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? सर फिर ब्रेक होने लगी। हाँ बेटा बस थोड़ा सा करो, 1 मिनट, फिर अपन बनना, फिर वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है बेटा, ये चीज सभी क्लियर हो गई कि प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि प्रायोरिटी आपको क्या डिसाइड करनी है। सर अगर मैं आई नॉट की प्रायोरिटी मैं आई नॉट की प्रायोरिटी अगर हाईएस्ट कर दूं और i3 की प्रायोरिटी लोएस्ट कर दूं तो क्या कुछ अंतर पड़ेगा? बिल्कुल बेटा अंतर पड़ेगा। तो प्रायोरिटी जो अभी हम राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट हो जाएगी कि i2 की वैल्यू अगर मैंने प्रायोरिटी i0 की ज्यादा कर दी सबसे ज्यादा और i3 की सबसे लोएस्ट कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि i2 की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो i3 पे क्या बना हुआ है वो मैटर नहीं करेगा, i2 के हिसाब से मेरा आउटपुट डिसाइड होगा। ठीक है,
इसके के मैं बना रहा हूँ, उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे आएंगे, एक्सप्रेशन बना लेते हैं बेटा। सब लोग ध्यान से देखो, इसका के में थोड़ा ट्रिकी है, सब लोग ध्यान से देखना। मैंने फॉर एग्जांपल मैं किसके लिए के में बना रहा हूँ, पहले x1 के लिए के में बना रहा हूँ, ठीक है, देखना सभी लोग। दिस इज I3, दिस इज I2, दिस इज I1, दिस इज I0। अब तुम लोग बताओ फिलिंग कैसे करें, इसमें कैसे फिलिंग हो इसकी। सर क्या है फिलिंग करने में, सर फिलिंग जैसे करते हैं वैसे करिए सर, हमसे क्या पूछ रहे हैं। नहीं बेटा पूछना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी फिलिंग करने में। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कि जब वैल्यू 0 0 0 1 है, मतलब I3 I2 I1 I1 0 है, I3 I2 I1 I0 0 है, तो वैल्यू क्या है, I0 की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से कि जब I3 I2 I1 0 है और I0 की वैल्यू 1 है, 0 0 0 1 है, तो वैल्यू क्या है 0। अब देखो ध्यान से सर, अगर I3 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है, I1 की वैल्यू 1 है, I3 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है और I1 की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाले केसेस, और I0 चाहे 1 बना रहा है चाहे 0 बना रहा है, वैल्यू क्या आएगी 0 0 0 0। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाली चीज। चलो ध्यान से देखो सर, अगर I3 की वैल्यू सर अगर 0 है और I2 की वैल्यू 1 है, तो I3 की वैल्यू 0 और I2 की वैल्यू 1, I3 की वैल्यू 0 और I2 की वैल्यू 1, और बाकी I1 I0 में कुछ भी बना रहे आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी 1, तो पूरी रो में क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरीके से सर अगर I3 की वैल्यू 1 हो गई और बाकी चाहे कुछ भी बना रहे, I3 की वैल्यू 1 है बेटा, कौन कौन सी सारी कवर हो जाएगी, ये वाली ये सब में क्या आना पड़ेगा 1 1 1। समझ में आ गया सर, ये वाला केस तो कंसीडर ही नहीं हुआ, I3 I2 I1 I0, यहाँ तो कोई, इसमें तो कोई केस ही नहीं आ रहा, तो बेटा यहाँ क्या जाएगा डॉट। समझ में आ गई बात, सभी को ये चीज क्लियर हो गई। तो बस फिर क्या है, एक्सप्रेशन बना दो, जितने वन है वो सारे एक्सप्रेशन कवर करने पड़ेंगे। कितनी देर से आ रहा है, कितने बजे से, 12:30 से, तो मैं निकाल कर रख लेता हूँ, आप 1:30 बजे आ जाना, ठीक है। देखो फिर हाँ सब देखो बेटा, ध्यान से देखो सर, यहाँ पे ध्यान से देखो कि I3 I2 I1 I0, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पर सर, I3 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू 0 और I0 की वैल्यू 1। हाँ बता रहा हूँ I3 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू 0 और I0 की वैल्यू 1। तो कौन सा वाला केस है, ये वाला। इसके लिए मैंने 0 वैल्यू ली क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू की 1 है, ठीक। अब देखो ध्यान से, I3 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 0, I1 की वैल्यू 1, तो I3 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 0 और I1 की वैल्यू 1। तो कौन सी केस हो सकती है, एक ये केस हो सकता है, ये केस, तो हमें वैल्यू क्या आनी पड़ेगी 0 0, तो यहाँ भी मैंने 0 0 कर दिया। अब देखो ध्यान से, I3 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 1, I3 की वैल्यू 0 और I2 की वैल्यू 1। अब अगर I3 की वैल्यू 0 है और I2 की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए देखो कौन कौन सा केस हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है, और ये तो चाहे कुछ भी बने रहा, तो इसके लिए ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये पूरे में क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। अगेन I3 की वैल्यू 1 और I2 I1 I0 चाहे कुछ भी नहीं रहे, तो I3 की वैल्यू 1 तो बेटा इन दोनों के दोनों रो में है, और I2 I1 I0 चाहे कुछ भी बने, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये सारे के सारे ये जो है इनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रोज को मुझे क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये मैप की फीलिंग समझ में आ गई। शिवम डाउट है, क्लियर है बेटा। क्लियर, चलो तो अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, इनके लिए एक्सप्रेशन निकाल लो। ये बेटा बंद करो बेटा ये अपना माइक ऑफ करो बेटा। नहीं क्या होगी नीली कलर वाली लक्स को दिखे पता कुत्ती कौन बेटा ये माइक ऑफ कर दिया है, हो रहा खिलाड़ी। हाँ वो प्रशांत माइक ऑफ करो। चलो मैंने ही कर दिया, ठीक है ठीक। तो यहाँ पर एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, 8 8 के पेयर बन जाएंगे। एक्सप्रेशन अपना निकाल देना जो भी एक्सप्रेशन आ रहा हो, ठीक है।
जो भी एक्सप्रेशन आ रहा हो वो एक्सप्रेशन निकाल देना। इस तरीके से बेटा तुम लोग एक्स नॉट के लिए एक्सप्रेशन निकाल दोगे। एक तो ये एक्सप्रेशन आ रहा होगा, दिस इज एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने ये एक्सप्रेशन निकाल देना। अच्छा ये बताओ मुझे कि इसी तरीके से तुम लोग एक्स नॉट के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लोगे ना? इसी तरीके निकल जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरह से कीमत की फिल्म मैंने इसकी करी, इसी तरीके से आप लोग उसके लिए भी कर लोगे। ओके ठीक है, ठीक है, ओके चलो। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इंकोडर, है ना? इंकोडर में यही दो टॉपिक्स आते हैं। अब कल की मैं क्लास लूंगा, तो कल मैं आप लोग को क्या कहते हैं जो पैरेटी बिट जनरेटर और पैरेटी बिट डिटेक्टर के बारे में बता दूंगा, और थोड़ा सा हम लोग जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है जो हमारी थर्ड यूनिट है उसके बारे में भी हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे, है ना? तो सेकंड यूनिट बेटा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पैरिटी बिट डिटेक्टर, पैरिटी बिट जनरेटर आई विल टेल यू टुमारो, और जो लुक अहेड कैरी एडर है उसका मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, तो सब लोग आप लोग उसको रेफर करोगे। और कल से हम लोग थर्ड यूनिट शुरू कर देंगे। थर्ड यूनिट जो सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग थोड़ा ध्यान रखना उसके बारे में, क्लासेस में अटेंडेंस बना के रखना, ठीक है? रेगुलर सभी लोग रहना, जितने लोग रेगुलर अभी तक पूरा अटेंड कर रहे हैं उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। सिक्वेंशियल सर्किट्स में थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा याद करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, काउंटर्स, रजिस्टर्स, मेमोरीज और फ्लिप फ्लॉप देखेंगे उसमें, ठीक है? अच्छा दूसरा, आप लोग की लैब अभी तक मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब आपकी लगी है और एडीसी की लैब लगी है ना? इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी आप लोग की लैब लगी है। मुझे ये बताओ कि उस लैब में सर ने किसी भी मतलब यशवंत सर ने क्या ब्रेडबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है? ब्रेडबोर्ड के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन दे दिया है? अच्छा ठीक है, अभी तक ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना, ठीक है। तो बेटा आज हमारी हम लोग आज लैब का स्टार्टिंग करेंगे, सीआरओ कराया है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा लैब का इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना? क्योंकि हम लोग को भी अपनी लैब स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो 1:30 पे हम लोग क्लास थोड़ा सा एक शॉर्ट क्लास। सर यार नहीं अल्ताफ यार, मैं यार देखो यार, मुझे ये क्या कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। और जब होगा तो यार निःशुल्क अपने आप आ जाएगा। और मेरे पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अल्ताफ, तो मैं ऑलरेडी मैं अपने आप लोग को बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यार? ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छे से चलते रही है, क्या दिक्कत है? नहीं सर वो कॉलेज वाला फील नहीं आता सर, वो बैग लेके आओ और फिर ग्राउंड में बैठे रहो सर और घूमते रहो, घर पे रहना पड़ता है, घर वाले सब देखते रहते हैं पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा, है ना? कोई नहीं बेटा, जब भी स्टार्ट होगा तो अपन कॉलेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बेटा 1:30 पे सर इसका, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल 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 सुमन, निकाल सकते हैं हम लोग। करुणा सर अभी 12:30 से कोई क्लास नहीं है। अच्छा कोई क्लास नहीं है बेटा, ऐसा ऐसा है? अरे थोड़ा सा करुणा, मुझे थोड़ा सा यार क्या है वो पीपीटी वगैरह थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं 1:15 या 1 बजे से मैं एक बार क्लास अपन उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हाफ एन आवर ही क्लास रहेगी। थोड़ा सा ब्रेडबोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को किट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, है ना? तो बेटा वी विल प्लान क्लास एट हाँ 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 अल्ताफ, मैं करा दूंगा, ठीक है? वी विल स्टार्ट क्लास आवर फ्रॉम 1:15, है ना? 1:15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं ये नोट्स बेटा अभी आप लोग के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करा दे रहा हूँ, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।